गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास धनबाद में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने माइन वेंटिलेशन सब्जेक्ट जो डीजीएमएस द्वारा कंडक्ट की गई थी 2021 में फर्स्ट क्लास कोल अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया था और आप लोग संभवतः लाइक शेयर और कमेंट्स सब्सक्राइब किए थे। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिए और इसको मैक्सिमम कैंडिडेट्स के बीच में पहुंचाने का प्रयास करिए। सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि एक टेबल दी है जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में रॉक लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में थर्मल कंडक्टिविटी लिखी है जिसकी यूनिट दी हुई है किलोजूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन में। तो कॉलम 1 में रॉक का टाइप, सेल, ब्रोकन सेल, कोल, सैंड दिए हुए हैं। थर्मल कंडक्टिविटी उसी के क्रम में 5 नंबर तक दिए हुए हैं दोस्तों। अब ऑप्शंस जो है आपको मैच करना है देख करके कि डी का जो सेंड दिया है, यहां पहले में ही डी दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में, तो डी का जो कौन सी ऑप्शन होगी, 3 होगी, 1 होगी, 2 होगी, पहले इसको मैच कर लेते हैं दोस्तों। तो सैंड जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको क्या होगी इसको याद रखना होगा। मैं इसको गूगल से कलेक्ट किया हूं दोस्तों कि सैंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है क्या, जो कि डी का हमारा ऑप्शन यहाँ बी राइट है, तो डी का 1 है दोस्तों। डी का 1 यानी कि सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी 3.56 से लेकर के 4.61 के बीच में होती है, लगभग 3.5 से 4.5 के बीच में होती है दोस्तों सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम लोग फिर से इसी में आ जाते हैं। अब बी नंबर में जो है दोस्तों देखिएगा ब्रोकन सेल है। ब्रोकन सेल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो जो कि बी का 3 है दोस्तों। बी का 3 यानी कि 7.95 से 19.26 के बीच में ब्रोकन सेल का होती है। कोल का अगर आप कहिएगा तो कोल का 1.88 होती है। और इस तरह से जो आप ये देखते हैं बी नंबर इज द राइट आंसर। डी का 1, ए का 5, सेल का 2.2, बी का 3 यानी ब्रोकन सेल का 7.95 से 19.26 और सी का जो है आपका 4 यानी कि कोयले का 1.88 है। तो आपको थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट रॉक की याद रखनी होगी दोस्तों, और इस तरह से जब मैचिंग वाली प्रश्न रहेगी तो उसको मैच करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में देखिए दोस्तों क्या कहता है, व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली ऑफ टोटल हीट added to the air in coal mines is attributed to oxidation of coal, यानी कि कितनी परसेंटेज है उस टोटल हीट की जब उसको एयर में ऐड होती है कोल माइंस के अंदर, तब जो है कोयले के ऑक्सीडेशन के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 50 से 55%, ऑप्शन बी में 60 to 65%, ऑप्शन सी में 65 से 70%, ऑप्शन डी में 55 से 60%, ऑप्शन ई में 80 to 85% दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, मैं इसके रेफरेंस के लिए नीचे डाल दिया हूं, हीट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसमें लिखा हुआ है 3 लाइन, उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मिनरल backfill and timber in mines contribute heat to the mine air, यानी कि माइन एयर के में हीट को कंट्रीब्यूट कौन कौन करती है। ये देखिए जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है मिनरल की, बैकफिल की या टिम्बर में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं वो माइन एयर के हीट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं दोस्तों। दिस इज, अब सेकंड लाइन कहती है दिस इज मेजर सोर्स ऑफ हीट इन कोल माइंस, ये जो है कोल माइंस के लिए हीट, हवा में हीट बढ़ाने का जो है मेजर सोर्स है। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलरली इन सीम्स लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग,
जब सिम्स जो है विशेष करके लायबल होती है स्पॉन्टेनियस हिटिंग के लिए, तो उस केस में कोल माइंस के अंदर जो है 80 से 85% ऑफ हीट एडेड टू द एयर कैन बी ट्रेस्ड टू द सोर्स। तो ये देखे गए हैं कि 80 से 85% जो है जो टिम्बर की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या मिनरल की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या बैकफिल की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इन सभी से जो है लगभग 80 से 85% एयर की हीट बढ़ जाती है जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए लायबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ई को टिक लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए। द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट shall be reduced by using beads which are dash dash and of proper dash dash। यानी कि जो डस्ट की प्रोडक्शन होती है उसको कम किया जा सकता है यूजिंग बीट्स, बीट के यूज द्वारा, जो कि ये जो बीट्स होती है वो क्या किस टाइप की होती है। तो यहां पर दोस्तों आप देखिएगा कि जो रेगुलेशन 143 का सब रेगुलेशन 13 जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के पॉइंट हैं दोस्तों, ये इस रेगुलेशन को मैं पिछले वीडियो में ही लेजिस्लेशन के क्लास में कीवर्ड और की नंबर के रूप में बता चुका हूं दोस्तों, और उनको आप ध्यान देते हुए याद किए थे दोस्तों। अब यहां पर देखिए उसी रेगुलेशन से एक प्रश्न पूछी हुई है जिसका रेफरेंस मैं यहां पे डाल दिया हूं। 143 रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 13 का सब रेगुलेशन बी पॉइंट है जिसका रोमन लेटर 1 में लिखता है। पढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बीट्स व्हिच आर शार्प एंड ऑफ प्रॉपर शेप। आ गई दोस्तों वो वर्ड जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, शार्प एंड ऑफ प्रॉपर shape by keeping suitable pressure on beads and by keeping the holes clear of the cuttings। यानी कि प्रॉपर शेप और प्रॉपर उसको शार्प करके रखा जाता है और उसको उसकी बीट्स के ऊपर अगर प्रेशर प्रॉपर दी जाती है, रखी जाती है, तो और साथ ही कटिंग्स जो ड्रिल के होल के अंदर जो ड्रिल कट रहते हैं, डस्ट बनते हैं, उनको हम क्लियर करते जाते हैं तो हमारा जो इफिशिएंसी है वो अच्छी आती है होल की। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है शार्प और शेप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, जो कि रेफरेंस के रूप में आप 143 रेगुलेशन को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? टू आइडेंटिकल फैन ईच प्रोड्यूसेस द सेम टोटल वाटर गॉज। यानी दो आइडेंटिकल फैन है जो कि सेम वाटर गॉज, टोटल वाटर गॉज प्रोड्यूस कर रही है। जब प्लेस्ड की जाती है इनको इन सीरीज एज व्हेन दे आर, जब उसको सीरीज में प्लेस की जाती है, स्थापित की जाती है, तो टोटल वाटर गॉज जो है सेम रहती है, सेम प्रोड्यूस होती है। एज व्हेन दे रन सेपरेटली, जब उनको सेपरेटली रन करते हैं, देन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ देम। तो जो सीरीज कनेक्शन में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है वो सेपरेटली जब उसको रन करते हैं तो उसकी क्या टाइम्स क्या होती है? तो ऑप्शन ए में √3 टाइम्स, ऑप्शन बी में √2 टाइम्स, ऑप्शन सी में √1.5 टाइम्स, ऑप्शन डी में √2/3 टाइम्स, ऑप्शन ई में √1/2 टाइम्स दोस्तों। तो तुरंत आपको ध्यान में जाना चाहिए दोस्तों कि ये जो हमारा फैन है वो फैन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और माइन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हैं, और जब कंबाइन करते हैं दो फैन को, जब हमारी माइन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या हमको ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में मैं यहां पर रेफरेंस में लिखा हूं कि माई नोट्स FMCV पेज नंबर 43-44 पर ये जो है आपको अवेलेबल मिलेगी मेरे नोट्स में, और मैं इसको नोट्स को डाउनलोड भी कर दूंगा। जो वेंटिलेशन की पूरी नोट्स है उसमें आप अपने सिलेबस के अनुसार एवरी पॉइंट क्लियर किए हुए दोस्तों, जो DGMS के द्वारा दिया गया सिलेबस है उसके अंतर्गत वो एक एक करके सभी हेडिंग सभी पॉइंट क्लियर किए हुए हैं दोस्तों।
तो इसका अभी तत्काल में एक पेज जो 44 पेज है दोस्तों, उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या लिखता है, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, यानी कि जो माइन कैरेक्टरिस्टिक्स और फैन कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्राफ है, साथ ही जो एक ड्रिफ्ट में, फैन ड्रिफ्ट में जब हम लोग दो फैन को स्थापित करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या यहां पर बात होती है। इसमें लिखता है कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है, बड़ा कर दूं क्या दोस्तों, चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये रहा स्पष्ट, आपको दिख रही होगी अब। उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि जब खान कैरेक्टर, मतलब कि माइन की जो कैरेक्टर है वो स्टीप होती है, स्टीप यानी कि ज्यादा ढाल वाली रहती है, या जिसमें अधिक फैन प्रेशर की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको महसूस हो रही है कि ज्यादा फैन प्रेशर हमें रिक्वायर है, तो जिससे अधिक फैन प्रेशर की आवश्यकता होती है, या माइन रेजिस्टेंस हाई है, खदान की जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, तो वहां फैन को आप सीरीज में कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। दो फैन लगाने की आवश्यकता होगी और उसको सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा। इस तरह से जो फैन ड्रिफ्ट का टोटल प्रेशर P है वो दोनों फैनों के प्रेशर का P1 प्लस P2 हो जाता है। साथ ही जो क्वांटिटी है, एयर क्वांटिटी है, जिसके बारे में आपके प्रश्न में पूछा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो क्वांटिटी बनती है वो ओल्ड क्वांटिटी, जो सेपरेट क्वांटिटी होती है, उसका √2 टाइम्स होता है दोस्तों। तो इस तरह से इस आगे एक प्रश्न भी है कि इलुस्ट्रेट मल्टीपल ऑपरेशन ऑफ द टू फैन इन सीरीज एंड पैरेलल, वेयर वुड यू सेलेक्ट सीरीज कनेक्शन एंड वेयर पैरेलल कनेक्शन, यानी कि कब आप सीरीज कनेक्शन सेलेक्ट करिएगा, कब जो है आप पैरेलल कनेक्शन प्रीफर करिएगा। तो ये रही दोस्तों आपका जो मेरी नोट्स थी उसका पेज नंबर 44। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। ऐसे आप इसका आंसर क्या कहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी इज द राइट आंसर, √2 टाइम्स। इसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। डेंसिटी ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एयर की जो डेंसिटी होती है वो मास बटे वॉल्यूम होती है। ये फॉर्मूले के रूप में भी यूज होता है, दे दिया है ब्रैकेट में। वेरीज विथ, यानी कि डेंसिटी जो होती है एयर की वो वेरीज करती है विथ इट्स, इसके ब्लैंक डैश डैश दिया हुआ है, प्रेशर कॉमा के बाद प्रेशर दिया हुआ है, एंड डैश डैश के बाद कंटेंट दिया हुआ है। यानी ये दो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगी, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ये नंबर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है, वेपर दिया हुआ है, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर एंड कंटेंट, वेपर कंटेंट। तो दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री केल्विन पर मेजर की जाती है, जो कि 273.15 पे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस की वैल्यू होती है, जो कि वो नॉर्मल से अलग रहती है। इसलिए जो बी नंबर दिया हुआ है दोस्तों, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन की वैल्यू पर एयर की डेंसिटी नहीं डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट ये भी उतनी डिपेंड नहीं करती है एयर की डेंसिटी। टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन, तो यहां पर दोस्तों आप ये देखिएगा, मैं रेफरेंस में लिखा हूं एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 चैप्टर 1, जो माइन गैसेस एंड देयर डिटेक्शन है, इसका प्रथम 3-4 पेज में ही पढ़िएगा दोस्तों, तो आपको इसकी आंसर मिल जाएगी, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर मॉइस्चर, जो ऑप्शन है वो बी नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर मास पर यूनिट वॉल्यूम वेरीज विथ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर कंटेंट, तो बी नंबर इज द राइट दोस्तों। अब इन 13 नंबर तक का प्रश्न कंप्लीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो होगी वो अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देख करके, या इस वीडियो को जो देखते हैं दोस्तों तो इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अपने डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दूर कराइए, और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों में सब्सक्राइब करके इस कैंडिडेट्स के बीच में हेल्प करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।